Esto tiene pinta de dejarlo caer. Daniel, nos va a comer el bicho, Daniel, mira. ¡Daniel, no come, no come! अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मेरे दोस्तों ने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की बहुत ज़्यादा तारीफ की, सो हमने सोचा कि क्यों ना इन इलाकों में सैर के लिए जाया जाए। कुछ सालों पहले मैं इन इलाकों में सैर के लिए गया तो मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी। एक दिन हम चेयर लिफ्ट पर सवार थे कि मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा कि बाबा, चेयर लिफ्ट हमें ऊंचे ऊंचे मुकामात पर लेके जाती है, लेकिन इसकी फोर्स कहां से जनरेट होती है जो इस चेयर लिफ्ट को आगे और पीछे मूव करवाती है? इसकी मूवमेंट की फोर्स कहां से आती है? तो मैंने अपने बच्चों से पूछा कि फिर आप मुझे ये बताइए कि बड़ी बड़ी क्रेन्स जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ों को कैसे उठाती हैं? या रोलर कोस्टर की बात कीजिए जो कि हमें झूले देती है, वो कैसे चलती है, किस फोर्स के तहत चलती है? मेरे बच्चे कुछ खो से गए। आज मैं आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री दे रहा हूं जो कि इंजीनियरिंग लेवल की डॉक्यूमेंट्री है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम हाइड्रोलिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसको इतना आसान बनाऊं कि एक 10वीं क्लास का बच्चा भी इस इंजीनियरिंग के टॉपिक समझ सके और इससे अपना विजन ब्रॉड कर सके। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लिक्विड की पावर हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मदद देती है। इसे हाइड्रोलिक्स कहा जाता है और हाइड्रोलिक्स में हम लिक्विड की रेस्ट और मोशन स्टेट्स में बिहेवियर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोलिक्स की जरूरत क्यों है। आप ये जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है? अगर हम किसी एरिया पर फोर्स एक्सर्ट करें तो हमें प्रेशर मिलता है। जिस तरीके से इस हमटी डमटी को हम छोटा करते जा रहे हैं फोर्स एक्सर्ट करके, तो ये प्रेशर फील कर रहा होगा। हाइड्रोलिक्स वर्ड दो वर्ड से आता है, ग्रीक से बना है। हाइड्रो का मतलब वाटर और ओलिक्स का मतलब है कंटेनर, जिसमें माये को लिक्विड को रखा जाता है। इसे पाइप्स भी कहा जा सकता है। तो जो प्रेशर एक लिक्विड एक्सर्ट करता है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, वो हाइड्रोलिक्स के अंडर आते हैं। इनकी बहुत सी मिसालें हैं। मैं आपको इनके दो मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में भी बताना चाहूंगा। पहली हाइड्रोलिक की ब्रांच को हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं, जिसमें लिक्विड मोशन में होता है और उसकी फोर्स को डिस्कस किया जाता है कि मूविंग लिक्विड की फोर्स कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मसलन मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाऊंगा जो कि पानी के बहाव से बिजली बनाते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी मौजूद होते हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट, यानी मैं खुद एक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हूं, उनका भी बहुत ज्यादा काम होता है। लेकिन हम एनर्जी हासिल करते हैं पानी के बहाव से। जब
बड़े बड़े डैमों में पानी आता है तो उसके बहाव से हम पंखे मूव करवाते हैं और उन पंखों को आगे जनरेटर के साथ लगा के जनरेटर को मूव करवाया जाता है। इन पंखों को टरबाइंस कहा जाता है। इस तरीके से हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं पानी की ताकत के साथ। लेकिन जो दूसरी किस्म है वो है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब पुरसकून लिक्विड। वो फोर्स जो कि स्टैटिक लिक्विड से हासिल होती है उसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोस्टैटिक्स की ही एप्लीकेशन मैकेनिकल इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी केबल कार्स और चेयरलिफ्ट्स बनाते हैं। इनके जरिए चीजों को मूव करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री में चलते हैं, यूनानियों के पास चलते हैं, अर्शिमीदस के पास चलते हैं, जिन्होंने हमें बायंसी का एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने हमें बताया कि किसी भी वेट को अगर हम पानी के बीच में डालें, पानी के अंदर डालें, तो वो कुछ ना कुछ पानी डिस्प्लेस करेगा। मैं इस मजमून पर मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं जो आप देख सकते हैं। तो अगर इस 5 kg के वजन को मैं पानी में डालूंगा तो पानी इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। इस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगी जिसे बायोंसी कहा जाता है और उसकी मिकदार कितनी होगी, जितना पानी ये डिस्प्लेस करेगा। तो हम यहाँ पर पानी की डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। हमने एक छोटा बीकर इसके साथ रख दिया है। जब मैंने इसको इसके अंदर डाला तो आपने देखा कि इसने 2 kg पानी को डिस्प्लेस किया जो कि गिर के इस छोटे से जार में, इस बीकर में आ गया। तो इस पर जो बायोंसी की फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी वो 2 kg है। इसका वेट 5 kg है। तो इसलिए क्योंकि इसका वेट ज्यादा है बायोंसी की फोर्स से ये सिंक कर जाएगा। और यही असूल अर्शिमीदस ने हमें बताया कि क्यों बहरी जहाज सिंक नहीं करते, डूबते नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बंटे, छोटी छोटी बॉल्स पानी के अंदर डूब जाती हैं। और उसकी वजह यह है कि जहाज, बहरी जहाज इतना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करता है अपनी शक्ल की वजह से, अपने स्ट्रक्चर की वजह से, अपने फैलाव की वजह से, कि उसे बहुत ज्यादा बाउंसी की फोर्स अपवर्ड मिलती है जो कि उसके वेट को बैलेंस करती है और इस तरीके से वो पानी में तैरता रहता है। लेकिन किसी और साख्त को ले लीजिए, मसलन एक छोटी सी बॉल को ले लीजिए जो कि सॉलिड ठोस है, वो कई मरतबा पानी के अंदर डूब जाएगी क्योंकि वो उतना पानी डिस्प्लेस नहीं कर रही जितना कि उसका वजन है। अर्शिमीदस ने हमें यह भी कहा कि अगर उन्हें एक सिंपल मशीन दी जाए, यानी उनको एक लिवर दिया जाए और एक जगह खड़े होने की दी जाए, तो वो पूरी जमीन को उठा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं कई अपनी और वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन यूनानियों पर हमला किया और उन्हें कैप्चर किया रोमन्स ने, और रोमन्स ने उनसे हाइड्रोलिक्स के बारे में सीखना शुरू कर दिया। रोमन्स ने हाइड्रोलिक्स को इस्तेमाल करते हुए पानी को शहरों तक मुंतकिल किया, उसके प्रेशर से मुख्तलिफ काम लिए। मैं आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं जिसे एक्विडक्ट कहते हैं, और यह स्ट्रक्चर रोमन्स ने बनाया। और इसके बनाने का मकसद यह था कि हम दूर दराज के समंदर या दरियाओं से पानी को शहरों तक ला सकें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर, आपको इसके ऊपर एक पानी की किनार नजर आएगी। तो यहां से ये सोर्स है पानी की, पानी इसके अंदर ट्रेवल करता करता हमारे शहरों तक चला जाएगा और आगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको बनाने के लिए भी बहुत बड़ी मशीनों की जरूरत थी जो कि रोमन्स ने इस्तेमाल की एक्विडक्ट्स को बनाने के लिए। इसके जरिए पानी हमारे शहरों तक पहुंचा और आगे फिर हमने और स्ट्रक्चर्स बनाए जैसे कि वाटर व्हील, जो कि पानी से घूमते थे, रोटेट करते थे, मूव करते थे, और पानी के इस प्रेशर को हम मूवमेंट में ट्रांसलेट कर पाए। उनकी मूवमेंट से हमने बहुत से काम लिए। इसी तरीके से पानी को हमने फव्वारों में छोड़ा। इसी तरीके से वाटर व्हील का इस्तेमाल करते हुए हमने फ्लोर मिल्स बनाई। मैं आपको एक और साइंसदान की तरफ लेके चलता हूं जिनका नाम है ब्लेज पास्कल। 16वीं सदी की बात है और उन्होंने सोचा कि वो एक फोर्स मल्टीप्लायर बनाना चाहते हैं, फोर्स को एम्पलीफाई करने का डिवाइस बनाना चाहते हैं। एक ऐसा डिवाइस जिस पर अगर मैं F फोर्स लगाऊं तो आउटपुट पे मुझे N इंटू F, N मल्टीप्लाइड बाय F या N टाइम्स F फोर्स मिले। इसने फोर्स को N टाइम्स बढ़ा दिया। ये फोर्स एम्पलीफायर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, और इस आइडिया को उन्होंने इंप्लीमेंट किया हाइड्रोलिक्स से। तो सबसे पहले हम पास्कल के लॉ को जान लेते हैं जो कि हमें यह बताता है कि अगर किसी भी फ्लूइड बॉडी पर हम किसी पॉइंट पर फोर्स एक्सर्ट करें तो वो फोर्स हर डायरेक्शन में बराबर एक्सर्ट होगी।
मैंने आपको ये डेफिनेशन यहां पर दे दी है और ये डेफिनेशन गैस और लिक्विड दोनों के लिए। तो जब भी हम किसी लिक्विड या गैस पर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स हर तरफ को एक्सर्ट होगी इक्वल एरियाज पर। तो मैं आपको उनका एम्पलीफायर, फोर्स एम्पलीफायर यहां पर दिखा रहा हूं, जो कि एक असेंबली है सिलेंडर और पिस्टन की। सिलेंडर और पिस्टन ही हमारी इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का हीरो है। तो आपके पास यहां पर दो सिलेंडर हैं। पहला सिलेंडर छोटा लेफ्ट साइड पर है, दूसरा सिलेंडर राइट साइड पर है और इनके बीच में एक चैनल है। इस सिलेंडर में हमने एक लिक्विड फिल किया हुआ है, कोई भी लिक्विड फिल किया हुआ है और इस पर मैं फोर्स देता हूं F1। इसका जो प्रेशर एक्सर्ट होता है F1 से वो P है और एरिया A1 है। इसी तरीके से यहां पर अगर आप देखें तो फोर्स जो आप देखेंगे यहां पर वो है F2 और यहां पर एरिया जो इस पिस्टन का और इस पूरे सिलेंडर का है वो A2 है। A2 नजर आ रहा है कि A1 से बड़ा है और इस तरीके से जो प्रेशर है वो हर जगह पर सेम रहेगा, क्योंकि यही तो हमने पास्कल ने बताया था हमें कि अगर आप कोई भी फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो तमाम लिक्विड पर वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इक्वल रहेगी। पास्कल ने हमें यह बताया कि अगर आप इन दोनों फोर्सेस का रेशो लें तो वो उनके एरिया के रेशो के बराबर होगा। F2 डिवाइडेड बाय F1 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय A1। अब मैं ज्यूम करता हूं कि A2 10 टाइम्स बड़ा है A1 से, तो A2 डिवाइडेड बाय A1 क्या होगा 10, क्योंकि A2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स A1। तो हमारे पास जो F2 होगी वो बराबर होगी 10 F1 के। इसका मतलब यह है कि F2 इस फोर्स से 10 गुना बड़ी फोर्स होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने बहुत छोटी फोर्स लगाकर बहुत बड़ी फोर्स आउटपुट पर ली और उससे हमने ये पिस्टन बाहर की तरफ मूव कराया, जो कि आपको इस इमेज में नजर आ रहा है कि आप छोटी फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आउटपुट पर आपको 100 न्यूटन की फोर्स इसलिए मिल रही है क्योंकि इसका एरिया 10 टाइम्स बड़ा है इस सिलेंडर से। बीच में हमारे पास एक चैनल है और इस तरीके से हम किसी दूर दराज के इलाके में छोटी फोर्स लगाकर लॉन्ग डिस्टेंस हाइड्रोलिक चैनल के जरिए, लिक्विड के जरिए उस फोर्स को मुंतकिल कर सकते हैं। ना सिर्फ मुंतकिल कर सकते हैं, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसी सिनेरियो की आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन देता हूं और ये एप्लीकेशन है जब आप गाड़ी धुलाने जाते हैं, सर्विस करवाने जाते हैं, तो वहां पर जो लिफ्ट आपकी गाड़ी उठाती है वह एक्चुअली पास्कल के लॉ पर काम कर रही होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स आपको इतनी ज्यादा महसूस हो रही है जो गाड़ी को उठा रही है, इसके लिए हम बहुत थोड़ी फोर्स लगाते हैं इनपुट पे और आउटपुट पे हमें वो गाड़ी ऊपर मूव करती हुई नजर आती है। मैं यही चीज आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो आपने F1 फोर्स बहुत कम लगाई क्योंकि एरिया बहुत कम था और आपको F2 फोर्स ज्यादा मिली क्योंकि यहां पर एरिया ज्यादा था। और इस तरीके से सर्विस स्टेशन पे हम गाड़ियों को ऊपर उठाते हैं। मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए भी पास्कल का प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर भी हमें हाइड्रोलिक्स नजर आती हैं जो कि गाड़ियों को मल्टीपल लेयर्स में पार्क करने की इजाजत देती हैं। इसी तरीके से आप अपनी गाड़ी को जब वो पंक्चर हो जाती है, जब उसका टायर चेंज करना होता है तो जैक लगाते हैं। जैक भी एक फोर्स एम्पलीफायर है और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास तो ये एक हैंडल है और इस हैंडल को हमने मूव करना होता है। तो जब मैं इस हैंडल को मूव करता हूं तो मेरे पास जो भी प्रेशर यहां पर होता है, ये एक रेजरवायर है, इससे प्रेशर यहां पर आ जाता है। ये एक रेजरवायर है और इससे प्रेशर, ये एक छोटा सा वेल्व है, इससे प्रेशर यहां पर आ जाएगा, प्रेशर यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद जब मैं इसको मूव करूंगा तो वो प्रेशर यहां से होता हुआ इस तरफ को आएगा। ये वेल्व नहीं खुलेगा, ये वेल्व बंद हो जाएगा। तो वो प्रेशर जब यहां पर आएगा तो इसको ऊपर की तरफ मूव कराएगा। तो हर स्ट्रोक के साथ आप देखेंगे यहां पर आपको ऊपर मूवमेंट मिली है। ये पहला स्ट्रोक लगाया, दूसरा स्ट्रोक लगाया और ऊपर आपको मूवमेंट मिली। इस तरीके से हम गाड़ी को उठा लेते हैं और यहां पर हैंडल पर एक इंसान अपनी फोर्स, जो कि बहुत छोटी फोर्स है, वो लगाता है और पूरी की पूरी गाड़ी हम उठा देते हैं। तो हमारे पास आपको एक फोर्स मल्टीप्लायर नजर आ रहा है जो कि गाड़ियों में और हर जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से पुरानी गाड़ियों को क्रश करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ हाइड्रोलिक क्रशर्स होते हैं और इसमें भी फोर्स हाइड्रोलिक लिक्विड से आती है जो कि इस्तेमाल करते हैं हम इनको क्रश करने के लिए। अब कुछ सवालों की बात करते हैं। तो पहली बात यह है कि लिक्विड ही क्यों इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलिक्स में, गैसेस क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? गैस को जब भी हम प्रेशर देते हैं तो वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। तो हम जितनी भी एनर्जी या जितनी भी फोर्स उसको देते हैं वो कंप्रेस होने में इस्तेमाल कर देती है, इसलिए हमें आउटपुट पर उस तरीके से हाई प्रेशर्स नहीं मिलते।
तो कई जगह पर हम गैस से काम जरूर लेते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम्स में उनसे काम लेते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं लिक्विड को, क्योंकि जब हम लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो वो बहुत कम कंप्रेस होता है। मसलन अगर मैं आपको ऑयल की बात करूं तो अगर हम उसको कंप्रेस करें तो वो 0.05% कंप्रेस होता है 1000 psi, यानी बहुत ज्यादा फोर्स पर। तो इस वजह से लिक्विड को हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक्स में। एक वजह यह है क्योंकि गैस को जब मैं कंप्रेस करूंगा तो वो गर्म होती जाएगी और तमाम की तमाम फोर्स जो है उसके कंप्रेशन में यूज होगी, जो कि डेसिपेट होगी हीट एनर्जी के तौर पर, और हम उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर एनर्जी जाया हो रही है। चलें फिर अब लिक्विड की बात करते हैं। कौन सा लिक्विड अच्छा है जो हाइड्रोलिक्स में यूज किया जा सकता है? तो सबसे पहले पानी के इस्तेमाल की बात करते हैं। पानी यूज हुआ हाइड्रोलिक सिस्टम्स में, लेकिन पानी के कुछ नुकसानात हैं, और वो नुकसान ये है कि एक तो ये करोसिव है, जंग लगा देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है चीजों की, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी चीज ये है कि ये लुब्रिकेंट नहीं है, इससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ये लुब्रिकेशन नहीं करता। तो मूविंग मशीन्स में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जब इसको हाइड्रोलिक लिक्विड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी चीज ये है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड। तो जो विंडो हमारे पास है, ऑपरेटिंग विंडो जो कि हमारे पास है अगर हम किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत कम है। उसके मुकाबले में अगर हम दूसरे लिक्विड्स को देखेंगे तो उनकी ऑपरेटिंग विंडो बहुत ज्यादा होगी। तो अगर आपने हाइड्रोलिक सिस्टम इस्तेमाल करना है ठंडे इलाके में तो वहां पे तो पानी जम जाएगा, और जब पानी जम जाएगा तो हाइड्रोलिक सिस्टम खत्म हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। और अगर आप उसको किसी गर्म जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहां पे पानी बॉयल हो जाएगा, स्टीम में बन जाएगा, और फिर आपका हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। पानी को हाइड्रोलिक सिस्टम में इस्तेमाल किया गया और उसके जरिए सोने को तलाश किया गया। मैं आपको 1848 यूएसए में लेके चलता हूं जहां पर सोने की तलाश हो रही है, और उसके लिए हम हाइड्रोलिक माइनिंग मशीन्स इस्तेमाल करें जिसमें पानी को पंप किया जाता था, और पंप करने के बाद बड़ी बड़ी नोजल, ये देखिए ये नोजल है बहुत बड़ी, उससे स्प्रे किया जाता था दूर दराज के पत्थरों पर, पहाड़ों की चोटियों पर, रॉक्स पे पानी की फवार, पानी की तेज हाई प्रेशर जेट डाला जाता था जिससे सोने की तलाश की जाती थी। इस तरीके से हमने सोने की तलाश की, और इसके पीछे एक साइंसी प्रिंसिपल काम कर रहा था जो कि एक बहुत बड़े साइंसदान डैनियल बर्नौली ने हमें दिया। डैनियल बर्नौली ने हमें यह बताया कि जब भी लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है और उसके फ्लो में अगर उसको रेजिस्टेंस मिले तो उसका प्रेशर कम होता है और उसका फ्लो बढ़ जाता है। मसलन आप यहां पर देखें तो यहां पर एक लिक्विड आ रहा है और हमने देखा यहां पर उसका प्रेशर हाई है, लेकिन उसके साथ ही हमने उसे एक रेजिस्टेंस दी फ्लो में। अब यहां पर देखें हमने एरिया कम कर दिया, तो जब मैंने उसका एरिया कम किया तो यहां पर उसका प्रेशर नीचे आ गया, लो हो गया प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर लो हुआ, लेकिन यहां पर उसका फ्लो, पानी बहुत तेजी से गुजरेगा, फ्लो बहुत ज्यादा हो गया। और उसके बाद जब हमने दोबारा चीजें नॉर्मलाइज की तो उसका प्रेशर दोबारा बढ़ गया और उसका फ्लो नॉर्मल हो गया, यानी कि कम हो गया। तो अगर फ्लो ज्यादा होगा पानी का तो उसका प्रेशर कम होगा, यानी स्पीड ज्यादा होगी पानी की या किसी भी लिक्विड की तो उसका प्रेशर कम होगा, और अगर उसका फ्लो कम होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। ऐसा कहना था बर्नौली का। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आप देखें कि पानी की स्पीड आहिस्ता है, और जब हमने उसको कुछ रेजिस्टेंस दी, पाथ उसका थोड़ा कर दिया, एरिया कम कर दिया, तो यहां पर उसकी स्पीड बढ़ गई और फिर उसकी स्पीड नॉर्मलाइज होगी। यही काम हम उस वक्त कर रहे होते जब हम पाइप की मुंह को पिंच करते हैं और पानी दूर जाकर गिरता है। तो यहां पर आप देखेंगे हमने रेजिस्टेंस दी, एंड पर यहां पर रेजिस्टेंस दी, तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रेशर कम होगा और फ्लो बढ़ जाएगा, तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी। बिल्कुल यही काम हो रहा होता है नॉर्मल स्प्रे में, जो कि हम घर में सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी प्रिंसिपल पर बेस कर रही थी हाइड्रोलिक माइनिंग। 1859 में तेल की दरियाफ्त हुई, इंसानों ने ऑयल को दरियाफ्त किया, जमीन से निकाला। तो इससे दो काम हुए, एक तो जंगों का आगाज हो गया, क्योंकि ऑयल की वजह से आज आप जानते हैं हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें हो रही हैं। और दूसरी चीज ये हुई कि हाइड्रोलिक सिस्टम्स में एक और इंप्रूवमेंट आ गई, हमने पानी की बजाय
हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल को एज अ लिक्विड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि ऑयल सीलेंट है। जब हम किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल को डालते थे तो उसके फ्रिक्शन की वजह से जो हीट लॉसेस थे वो कम हो जाते थे। इसी तरीके से ऑयल ऑक्सीडाइज नहीं करता था, जंग नहीं लगाता था हमारे सिस्टम्स को। और तीसरी चीज ये थी कि ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा विंडो देता था हमें सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए मुख्तलिफ मौसमों में। मैं आपको यहाँ पर ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा हूँ जो कि 350 से 600 सेंटीग्रेड के बीच में कहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी हाइड्रोलिक सिस्टम को 125 सेंटीग्रेड में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वो हाइड्रोलिक सिस्टम सही काम करेगा जो कि ऑयल बेस्ड होगा। जबकि ऐसा हाइड्रोलिक सिस्टम जो पानी या वाटर बेस्ड होगा वो काम सही नहीं कर सकेगा। ऑयल की दरियाफ्त के बाद इंसानों ने गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। उन्होंने हाइड्रोलिक सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया और जो सबसे पहली जात थी वो गाड़ियां थी। गाड़ी तो इंसान ने बना ली। कुछ अर्से के बाद इंसान ने सोचा ओहो गाड़ी को तो रोकना भी पड़ेगा, अब रोकने का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। फिर इंसान ने सोचा कि अच्छा मुझे कोई ब्रेकिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा और ब्रेकिंग सिस्टम बनाने के लिए दोबारा हाइड्रोलिक्स की ज़रूरत थी। मैं आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक सिस्टम दिखा रहा हूँ जिसमें हमारे पास एक रिजर्वायर है, इसमें ऑयल हम इकट्ठा करके रखते हैं। और यहाँ पर अगेन वही जो मैंने आपको बताया था हमारी इस डॉक्यूमेंट्री का हीरो, सिलेंडर और पिस्टन। सिलेंडर और पिस्टन को हम प्रेशराइज करते हैं, हम मूव करते हैं अपने पैडल के जरिए। और जब ये इस तरफ को मूव करता है तो ये प्रेशर बढ़ाता है। जब फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब यहाँ पर फिर एक सिलेंडर और पिस्टन लगे हुए, बिल्कुल वही चीज़ जो आपको पास्कल ने बताई थी, बिल्कुल वैसे ही हमने जब यहाँ से पावर ट्रांसमिट की, ये पावर मल्टीप्लायर है, तो यहाँ पर आपके पावर ने, लिक्विड की पावर ने मोशन प्रोड्यूस किया। और अब आप देख सकते हैं कि ब्रेक शूज जो है वो ड्रम को पुश कर रहे हैं। तो इस तरीके से टायर आहिस्ता आहिस्ता एक्सल जो है हमारा वो रेस्ट में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से चलती गाड़ी को इस तरीके से हम रोक सकते हैं। मैं आपको गाड़ी का पूरा ब्रेकिंग सिस्टम दिखा रहा हूं जिसमें आपके पास पैडल है, उसके बाद हमारे पास मास्टर सिलेंडर है। ये वो सिलेंडर है जब आप पैडल को दबाते हैं तो ये प्रेशर देता है क्योंकि ये कंप्रेस करता है ऑयल को और प्रेशर ट्रांसमिट करता है आगे की तरफ। अब यहां पर हमारे पास फिर यहां पर पिस्टन हैं, ये देखें ये भी पिस्टन है, ये भी पिस्टन, और ये पिस्टन हर व्हील के साथ कनेक्टेड है, सिलेंडर और पिस्टन। और जब यहां पर ये सिलेंडर एक्सपेंड करता है तो वो इस व्हील को रोकता है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं। इसी तरीके से वो इस व्हील को भी रोकेगा, वो इस व्हील को भी रोकेगा, वो इस व्हील को भी रोकेगा। तो हमारे पास एक ब्रेकिंग सिस्टम आ चुका था। इस ब्रेकिंग सिस्टम को गाड़ी के अंदर देख सकते हो तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास पैडल है और ये हमारे पास मास्टर सिलेंडर है। तो जब आप पैडल दबाएंगे मास्टर सिलेंडर प्रेशर आगे ट्रांसमिट करेगा। वो प्रेशर ट्यूब्स के जरिए, हाइड्रोलिक ट्यूब्स के जरिए, आप देख सकते हैं ये ट्यूबिंग हुई हुई है, इसके जरिए, इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर वो इस टायर के पास जाएगा, फिर इसके जरिए वो इस टायर के पास जाएगा, फिर यहां पर जाएगा, फिर यहां पर जाएगा और यहां पर आपका जो भी मैकेनिज्म होगा वो इसके एक्सल को रोकने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ हम हैंड ब्रेक से भी यही काम कर रहे होते हैं। तो जब हम हैंड ब्रेक दबाते हैं, आप देखें ये हैंड ब्रेक है, फिर भी ये प्रेशर ट्रांसमिट होता है ऑयल के जरिए और वो फौरन हमारी गाड़ी के पहियों को, व्हील्स को रोकने की कोशिश करता है। इसमें दो किस्म के हमारे ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं। एक मैं आपको बता चुका हूं, ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम होता है, दूसरा डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम होता है। आप देखें यहां पर एक डिस्क लगी हुई है, ये डिस्क लगी हुई है और ये डिस्क आपके एक्सल को रोकने की कोशिश करती है। आप देखें ये एक डिस्क है, तो जैसे इसमें प्रेशर आता है ये देखें डिस्क जाके एक्सल के साथ लगती है और एक्सल को रोकने की कोशिश करती है। एक्सल आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है और आपकी गाड़ी रेस्ट में आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम ऐसे काम करता है। और मैंने आपको दोबारा एक एनिमेशन के जरिए यहाँ पर दिखाया कि हमारे पास ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। और आप देख सकते हैं कि आज की गाड़ियों में हमारे पास डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम और उससे आगे के और भी ब्रेकिंग सिस्टम आ चुके हैं। चलें हम चलते हैं 1910 में। आपको 1 लाख पाउंड की नौकरी ऑफर हुई है और आपको कहा गया कि आपने इस गाड़ी को चलाना है, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? मैंने फेसबुक पे ये क्वेश्चन डाला, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं ये सोचूंगा कि इतने बड़े बड़े टायर वाली गाड़ी को
मैं चलाऊंगा कैसे? मैं अपने स्टीयरिंग के साथ इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे मूव करवाऊंगा? मेरे पास स्टीयरिंग है और उसको मूव करते हुए मैंने ये देखना है कि ये गाड़ी के बड़े बड़े टायर कैसे राइट और लेफ्ट साइड पे मूव कर सकते हैं। ये तो बहुत ही मुश्किल टास्क है। इतनी फोर्स तो मेरे अंदर है ही नहीं कि मैं इतने बड़े बड़े टायर्स को मूव करवा सकूं। तो मुझे किस चीज की जरूरत है? मुझे जरूरत है एक फोर्स मल्टीप्लायर की, एक ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर की जो कि मेरी स्टीयरिंग की हल्की सी मूवमेंट को ट्रांसलेट करे, बड़ा करे, एम्पलीफाई करे बड़ी फोर्स में, और उस फोर्स के जरिए मैं इन टायर्स को मूव कर सकूं, जिसे पावर स्टीयरिंग कहा जाता है, जो कि आज की गाड़ियों में आम है। इसलिए आप इतने आराम से गाड़ियों के पहिए मूव करवा सकते हैं। तो ये चीज, मुझे एक फोर्स एम्पलीफायर चाहिए, मैंने सोच लिया, अब मुझे उसे डिजाइन करना है। लेकिन मुझे डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। 1920 के लगभग ये डिजाइन उस वक्त के साइंसदान कर चुके थे, और मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं पावर स्टीयरिंग। तो आप पावर स्टीयरिंग को देख सकते हैं कि ये आपका स्टीयरिंग है, और इसके नीचे आप देखें यहां पर आपके पास दोबारा सिलेंडर पिस्टन की एक असेंबली लगी हुई है जो कि प्रेशर बनाती है, और यही वो प्रेशर है जो आगे आपके व्हील्स को मूव करवाता है। तो आपको स्टीयरिंग पर बहुत हल्की सी फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन वो फोर्स एम्पलीफाई होती है और वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आपके व्हील्स को मूव करवा सकती है। और ये फोर्स आती है लिक्विड से, हाइड्रोलिक सिस्टम से। मैं आपको लेफ्ट साइड पे एक हाइड्रोलिक सिस्टम दिखा रहा हूं जो कि पावर स्टीयरिंग के लिए यूज होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स हैं, इसमें मोटर्स भी लगी हुई हैं, इसमें एसओवीज भी लगे हुए हैं, सोलेनॉइड वाल्व्स भी लगे होते हैं, और इसके साथ इसमें एक कंट्रोलिंग यूनिट भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग यूनिट लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अब की गाड़ियों में हम ये तमाम काम इलेक्ट्रिक सिस्टम से करते हैं, और हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आ रहे हैं, इसलिए हमें अब लिक्विड की ज़रूरत नहीं है। मगर बहुत अरसे तक यही काम हम हाइड्रोलिक सिस्टम से लेते रहे हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में बड़ी बड़ी क्रेन से जो चीज़ें उठाते हैं, उनके पीछे हाइड्रोलिक सिस्टम, लिक्विड पावर मौजूद होती है। इसी तरीके से अगर आप पोर्ट्स की बात करें, जहां पर मसलन आप गवादर की बात कर लें, तो गवादर में हम बड़े बड़े टैंकर्स को उठाते हैं, बड़े बड़े वजन उठाते हैं। इन क्रेन को हाइड्रोलिकली ऑपरेट किया जाता है, और इनके पास भी लिक्विड पावर मौजूद होती है। कंस्ट्रक्शन में भी हम बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। वहां पर भी हमारे पास लिफ्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के और व्हीकल्स होती हैं जो कि हाइड्रोलिक बेस्ड व्हीकल्स होती हैं। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूं अमेरिका, जहां पर हम एक टनल बोरिंग मशीन देखेंगे। मैंने इस मशीन पर एक अलग वीडियो बनाई हुई है। दुनिया की 10 बड़ी मशीनों में से एक मशीन ये है जो कि ज़ेरे ज़मीन टनल्स बनाती है। सड़कें बनाने के लिए, टनल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक ड्रिल होती है, बहुत बड़ी ड्रिल होती है। इस वक्त मैं आपको एक मशीन दिखा रहा हूं जो कि ओहायो यूएसए में बनाई जा रही है, और इसका जो ड्रिल होता है, जो आगे सुराख करता है जमीन में, वो 400 फीट बड़ा होता है। इसका वेट 800 टन है। 800 गैलन ऑयल इसमें डलता है, और उसके साथ साथ इसका जो पिस्टन प्रेशर होता है, यानी इसमें सिलेंडर होंगे ना, क्योंकि हर हाइड्रोलिक सिस्टम में सिलेंडर जरूर होते हैं, इसमें भी सिलेंडर है, वो 5000 पाउंड पर स्क्वायर इंच फोर्स प्रोड्यूस करता है। और जब सिलेंडर इसका ड्रिल होता है, उसको सिलेंडर मूव कर रहे होते हैं, पिस्टन और सिलेंडर, जब वो उसको मूव करते हैं ताकि वो आगे ड्रिलिंग करे जमीन में, तो उस पर जो फोर्स लगती है ना, फॉरवर्ड फोर्स, वो 3 मिलियन पाउंड्स होती हैं। अब आप इन फिगर से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन है, और इससे हम लिक्विड पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर बड़े बड़े टनल्स बनाते हैं। आपको एक टनल की तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और उसकी टीम भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। कंस्ट्रक्शन में हम बहुत से लिफ्टर भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक लिफ्टर दिखा रहा हूँ, इसमें भी आप बड़े बड़े सिलेंडर्स आप देख सकते हैं। ये आपको सिलेंडर नजर भी आ रहे हैं, सिलेंडर और पिस्टन असेंबली लगी होती है। तो जब ये पत्थर लेके जाता है और कुछ दूर जाकर इसने ये पत्थर नीचे गिराने हैं, तो आप देखेंगे कि ये पिस्टन इस तरीके से बाहर आ जाते हैं सिलेंडर से। और ये फोर्स कहां से आ रही है? ये फोर्स आ रही है हाइड्रोलिक से। तो हमारे पास लिफ्टर्स जो हैं वो भी हाइड्रोलिक का इस्तेमाल
कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बड़े बड़े एक्सकवेटर, मैं आपको यहाँ पर कैटरपिलर एक कंपनी उनके एक्सकवेटर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक का इस्तेमाल करते हैं। और आप क्या देख सकते हैं कि सिलेंडर और पिस्टन आपको कहाँ पर नजर आ रहे हैं? आप देखिए, आपको 2 सिलेंडर पिस्टन, एक यहाँ पर नजर आ रहा है, एक यहाँ पर भी नजर आ रहा है, लेकिन आपको एक तीसरा सिलेंडर पिस्टन जो इसके पीछे चला गया वो यहाँ पर नजर आएगा। तो ये 3 सिलेंडर पिस्टन है जो कि मूव करेंगे, ये बाहर निकलेगा, पिस्टन कभी अंदर होगा, और इस तरीके से हम इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और इससे मिट्टी को उठाते हैं। माइनिंग में भी इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है। मैं आपको यहाँ पर माइनिंग ट्रक दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि माइनिंग ट्रक में हम बहुत ज़्यादा कोयले के ज़ख़ीरे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं और इनका इस्तेमाल भी हम हाइड्रोलिक्स के साथ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 400 टन तक वज़न उठा सकता है और इसके साइज से भी आपको अंदाज़ा होगा। कैटरपिलर का ये ट्रक है और इसका साइज आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो पोर्ट्स पर बड़ी बड़ी गैंट्री क्रेन्स होती हैं जो कि बड़े बड़े बॉक्सेस को उठाती हैं, मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब हम आते हैं जहाज़ की तरफ, और जहाज़ का जितना भी ऑपरेशन है वो हाइड्रोलिक्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाज़ की, आप इस तस्वीर को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये उसके पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम का एक ओवरव्यू है जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है। तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ पंप्स भी मिलेंगे, आपको हॉस पाइप भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर पूरा इक्विपमेंट नजर आएगा जो बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम में आता है। अब हम हाइड्रोलिक सिस्टम के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे उसे हाइड्रोलिक पंप कहा जाता है। किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम को प्रेशराइज करने के लिए अगर हमने एक ऐसा हाइड्रोलिक सिस्टम बनाना है जो कि 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जनरेट करे, उसका प्रेशर हो, तो उसके लिए हमें पंप्स लगाने पड़ते हैं। पंप सक्शन लेता है, यानी कि इनपुट पर ऑयल लेता है और फिर उसका प्रेशर बढ़ाता है और आउटपुट पे प्रेशराइज्ड ऑयल हमें दे देता है। लेकिन ये पंप किस चीज से डिराइव होता है? यहां पर मैं आपको बता दूं कि पंप को डिराइव करने के लिए, पंप से ये काम लेने के लिए इसके साथ इलेक्ट्रिकल मोटर्स लगाई जाती हैं। तो यहां पर हमारे पास एक मोटर ऑपरेटेड पंप है, आप ये देख सकते हैं, ये पंप है और यहां पर हमारे पास मोटर है। तो इलेक्ट्रिकल मोटर जब ऑपरेट करती है तो वो पंप की प्राइम ड्राइवर होती है और उसकी वजह से पंप हमें डिजायर्ड प्रेशर जनरेट करता है किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो पंप का काम यह है कि वो किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर अचीव करता है और उस प्रेशर को अचीव करने के बाद जब हमने ट्रांसमिशन करनी है हाइड्रोलिक फ्लूइड की, तो उसके लिए हमें हाई प्रेशर पाइप्स चाहिए होती हैं जिन्हें हॉस पाइप्स कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की पाइप्स दिखा रहा हूँ। ये सारी की सारी हाइड्रोलिक पाइप्स होती हैं और इसके साथ इनसे छोटी ट्यूबिंग्स भी होती है जो कि हाई प्रेशर ट्यूबिंग के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है, जो ट्रांसमिशन चैनल इस्तेमाल होता है, उसे हॉस पाइप्स कहा जाता है। तीसरी चीज हमारे पास एक्चुएटर्स होते हैं जो कि प्रेशर, लिक्विड के प्रेशर के अगेंस्ट मोशन प्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक सिलेंडर और पिस्टन की तस्वीर दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि सिलेंडर और पिस्टन जब इनका इनफ्लो और आउटफ्लो हम कंट्रोल करते हैं तो ये पिस्टन इसके अंदर मूव करना शुरू कर देता है। सपोज अगर मैं यहां से ऑयल को इन करता हूं और यहां से ऑयल को आउट करता हूं तो ये पूरा का पूरा पिस्टन इस तरफ राइट साइड को चला जाएगा। इसी तरीके से अगर रिवर्स स्ट्रोक करता हूं, मैं यहां से जो ऑयल भरा हुआ है वो उसको आउट करवा देता हूं, बाहर निकाल देता हूं, और वो सारी की सारी चीजें यहां पर एक और डिवाइस कंट्रोल कर रहा है और दूसरी तरफ से ऑयल इसके अंदर भरना शुरू हो जाए तो ये लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रोक करता जाएगा, इस तरीके से लेफ्ट राइट स्ट्रोक करता जाएगा। ये हमारा एक्चुएटर है और इससे आगे हम चीजों को कनेक्ट करके मूवमेंट और चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज जिसे हम हाइड्रोलिक सिस्टम्स में सिक्योरिटी, सेफ्टी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें प्रेशर रिलीफ वेल्व कहा जाता है। जिस तरीके से हम घर में कुकर में जब कुकिंग करते हैं तो उसके ऊपर एक सेफ्टी वेल्व होता है जिससे आपको स्टीम बाहर आती हुई नजर आती है, और अगर ये सेफ्टी वेल्व बंद हो जाए तो कुकर आपका एक्सप्लोड कर सकता है, फट सकता है, धमाके से फट सकता है और काफी ज्यादा इंजरीज हो सकती हैं। तो प्रेशर रिलीफ वेल्व या प्रेशर सेफ्टी वेल्व, प्रेशर
सेफ्टी वेल्व गैस की सूरत में कहा जाता है। ये ऐसे वेल्व्स होते हैं जो प्रेशराइज नहीं होने देते किसी भी क्लोज सर्किट को या क्लोज चैम्बर को। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुकर का प्रेशर एक लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि उसके प्रेशर बढ़ते ही आपको स्टीम बाहर आती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि ये वेल्व खुल जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वेल्व काम करते हैं, और उनके सेट पॉइंट से जैसे ही प्रेशर ज्यादा जाता है पाइपिंग में या सर्किट में, तो वो हाइड्रोलिक ऑयल को बाहर भेजना शुरू कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और इस वजह से ओवरऑल हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रेशर नीचे आ जाता है। तो ये बिल्कुल एक सेफ्टी वेल्व है, और मैंने आपको यहाँ पर इनकी तस्वीरें दिखाई हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त काम करते हैं जब आपका सर्किट, हाइड्रोलिक सर्किट ओवर प्रेशराइज होने की कोशिश करता है। एक और चीज जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है फिल्टर्स, जो कि ऑयल की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये हाइड्रोलिक सर्किट में कई जगहों पर आपको इंस्टॉल हुए नजर आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक लेवल का हाइड्रोलिक सिस्टम दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑयल रिजर्वॉयर है, यहाँ पर आपका एक टैंक है। सपोज हम ये कहते हैं ये बहुत बड़ा टैंक है जिसमें ऑयल ही ऑयल है, और उस ऑयल से आगे आप देख सकते हैं तो आपके पास दो इनलेट पाइपिंग्स आ रही हैं। ये हॉस पाइप्स इनलेट के हैं, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इन दोनों के आगे पंप्स लगे हुए हैं। आप देखें तो यहाँ पर मोटर ड्रिवन पंप है, और ये पंप क्या करता है कि जैसे इसकी मोटर चलती है तो ये पंप आगे प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देता है। इसलिए हम इसको रेड कलर से इसके आउटपुट को दिखा रहे हैं, ताकि हम देख सकें कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो रेड कलर प्रेशराइज्ड ऑयल है। इसी तरीके से इस तरफ आपने एक हैंड पंप लगाया, ताकि अगर किसी वक्त ये मोटर ड्रिवन पंप खराब हो जाए तो आप हैंड पंप से, जिस तरीके से हमारे घरों में नलका होता है वो भी एक हैंड पंप होता है, तो आप हाथ से ऑपरेट करते हुए प्रेशर बना सकें और इस सर्किट को दो तरफ से ऑयल की सप्लाई दे सकें, ताकि एक फेलियर के वक्त भी ये सर्किट पूरा का पूरा काम कर सके। अब मेरे पास यहाँ पर प्रेशराइज्ड ऑयल आ गया, तो प्रेशराइज्ड ऑयल यहाँ पर कहाँ पे जा रहा है? एक एक्चुएटर के पास से आ रहा है, और उस एक्चुएटर को हम स्ट्रोक करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो जब मैं इसके अंदर प्रेशराइज्ड ऑयल भरूंगा तो दूसरी तरफ से ऑयल को मुझे निकालना भी होगा, अदरवाइज तो दोनों तरफ ऑयल का प्रेशर एक जैसा होगा और ये मूव नहीं करेगा। और यहाँ पर जो ऑयल होगा उसको हम रिटर्न लाइन में डाल देंगे, तो ये आपके पास रिटर्न लाइन और दोबारा ये उसी रिजर्वायर में चला जाएगा, लेकिन फिल्टर के थ्रू। तो हम यहाँ पर स्ट्रोक करवा रहे हैं, एक्चुएटर मूव कर रहा है और एक्चुएटर से आगे हम कोई काम ले रहे हैं, और बीच में हमने एक प्रेशर रिलीफ वेव लगाया है, ताकि अगर किसी वजह से चोकिंग हो जाए इस पाइप में, सपोज ये पाइप बंद हो जाए किसी वजह से, इसमें कोई चीज फंस जाए, चोकिंग हो जाए, तो यहां पर ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे तो रास्ता बंद है, तो यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, और उस सिलसिले में ये वेल्व खुल जाएगा। और जैसे ये वेल्व खुलेगा तो आपको एक पैरेलल में एक बाईपास मिल जाएगा, और यहां से आप प्रेशर रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सर्किट ओवर प्रेशराइज होने से बच जाएगा, और इसकी वजह से कोई चीज डैमेज भी नहीं होगी। तो ये एक बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम है जो मैंने आपको दिखाया, और ऐसे ही हाइड्रोलिक सिस्टम जहाजों में इस्तेमाल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जहाजों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हाइड्रोलिक्स की वजह से काम कर रही है। मसलन आप हाइड्रोलिक लैंडिंग गियर्स देख लें, जो जहाज के पहिए अंदर और बाहर जाते हैं, जब वो प्रवास करता है तो उसके साथ लैंडिंग गियर्स अटैच्ड होते हैं, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम्स के साथ चल रहे होते हैं। इसी तरीके से आपको मैं ये भी बता दूं कि हाइड्रोलिक पंप्स भी जहाज़ों के इंजन के साथ लगे होते हैं। तो जहाज का आप देख सकते हैं ये इंजन है और ये इंजन है, तो यहाँ पर इन इंजन से ड्राइव होता हुआ इन इंजन्स के साथ कनेक्टेड हाइड्रोलिक पंप्स हैं। जब ये इंजन मूव करते हैं तो वो हाइड्रोलिक पंप भी मूव करता है, और उससे हमें प्रेशराइज्ड ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल मिलता है। और इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ जगह पर और हाइड्रोलिक सिस्टम लगे होते हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास इसके विंग्स में, इसके रडर में, यहाँ पर मैं आपको इसका रडर दिखा रहा हूँ, तो इसके रडर में, इसके विंग्स में मुख्तलिफ किस्म के एक्चुएटर्स लगे होते हैं, जो कि विंग्स को मूव करवा रहे होते हैं, जो कि रडर को मूव करवा रहे होते हैं। तो हमारे पास पंप्स भी हैं, हमारे पास सिलेंडर्स, एक्चुएटर्स, सर्वो वेल्व, ये तमाम की तमाम चीज़ें जहाज के अंदर लगी होती हैं, और यही चीजें मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो ये आप देख सकते हैं ये रडर है। इसकी केस स्टडी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जब भी जहाज अपना पाथ चेंज करता है, वो लेफ्ट या राइट को टर्न करता है, तो ये रडर भी मूव करता है, और इस रडर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ विंग लिफ्ट्स लगी हुई हैं, आपके पास टरबाइन इंजन लगे हुए हैं, और आपके पास एलिवेटर्स भी लगे हुए हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने एक जहाज के रडर को कंट्रोल करना है,
तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जहाज मूव करता है तो उसका रडर भी मूव करता है ताकि जहाज की मूवमेंट आसान हो सके। अब रडर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए पहला तरीका तो ये होगा कि हम समझेंगे कि हम एक हाइड्रोलिक सिस्टम लेंगे और उस हाइड्रोलिक सिस्टम से इस रडर की मूवमेंट को, कि अगर सपोज जहाज लेफ्ट साइड पे जाता है तो रडर को कैसे मूव करना चाहिए, अगर राइट साइड पे जाता है तो उसको कैसे मूव करना चाहिए, उसके लिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर बॉस कौन है, क्या चीज इस मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है? क्या हाइड्रोलिक सिस्टम इस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है? लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम के पास इंटेलिजेंस तो नहीं है, तो फिर क्या चीज इसको कंट्रोल कर रही है? मैं आपको पायलट की तरफ लेके जाता हूं, क्योंकि हो सकता है आपका जवाब ये हो कि पायलट इसको कंट्रोल कर रहा है। तो क्या पायलट डायरेक्टली हाइड्रोलिक सिस्टम्स को कमांड दे सकता है जहाज में? आजकल के जहाजों में, पुराने जहाजों में तो शायद ऐसा पॉसिबल था, लेकिन आज के जहाज में पायलट डायरेक्टली हाइड्रोलिक सिस्टम को कमांड दे रहा होता है कि रडर को कैसे मूव करना है, या फिर उसके पास एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर होता है जिस पर वो सारी की सारी चीजें देखता है, जिससे वो कमांड्स देता है और इन कमांड्स को एक कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो मैंने आपको यहां पर कंप्यूटर की बजाय ये इमेज दिखा है, तो आप इसे एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर ही समझें, गोया कि ये उसका डिस्प्ले है। लेकिन यहां पर बताने की चीज ये है कि तमाम की तमाम चीजें एक कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है जिसको पायलट इनपुट्स दे रहा होता है। और कई मरतबा ऐसा होता है कि ये कंप्यूटर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फ्लाइट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस जहाज का बॉस तो फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है और वही हाइड्रोलिक सिस्टम को बताता है कि रडर को कैसे मूव करना है। लेकिन अब एक और सवाल आया, और वो सवाल ये कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि ये फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम को कैसे समझ आएंगे? ये तो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तानी चीनी से बात कर रहा है, तो पाकिस्तानी उर्दू बोल रहा है और चीनी उर्दू को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको उर्दू नहीं समझ आएगी। तो जब कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करेगा तो हाइड्रोलिक सिस्टम उसको कैसे समझेगा? इसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए, और वो ट्रांसलेटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा हाइड्रोलिक सिस्टम्स में। इस ट्रांसलेटर को टेक्निकल जुबान में इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर कहा जाता है। तो मैं आपको यहां पर एक इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर दिखा रहा हूं। ये मूव का एक सर्वो वेल्व है। इनकी डिटेल्स में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन सर्वो वेल्व्स में मैंने खुद बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। और इनका काम क्या है, इनके अंदर कॉइल्स होती हैं, तो जैसे ही यहाँ से सिग्नल आता है, यहाँ से करंट आता है, तो ये कॉइल्स एक्चुएट होती हैं और इनके नीचे एक हाइड्रोलिक सर्किट होता है जिससे ऑयल इनके थ्रू आगे चला जाता है। तो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोलिक ऑयल को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर आगे वो हाइड्रोलिक सिस्टम में जाता है और रडर को कंट्रोल करता है। तो आजकल के जदीद इलेक्ट्रॉनिक दौर में इन इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है और तकरीबन ये आज के तमाम हाइड्रोलिक सिस्टम्स में लगे होते हैं, क्योंकि उन सिस्टम्स को हम कंप्यूटर्स के ज़रिए, सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब हमने हाइड्रोलिक सिस्टम में तरक्की करनी शुरू की तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम सामने आई, और वो चीज़ थी लीकेजेस। हाइड्रोलिक ऑयल की लीकेजेस जहाज़ों से होती थी, और उन लीकेजेस की वजह से जब जहाज़ से ऑयल लीक होना शुरू कर देता था तो जहाज़ का तबाह होना यकीनी हो जाता था। तो इंसानों ने सोचा कि इन लीकेजेस को, स्पेशली जब वो जॉइंट्स के दरमियान ये लीकेजेस बहुत ज़्यादा होती थी, तो इनको किस तरीके से रोका जाए, क्या ऐसी सीलिंग दी जाए जिससे जॉइंट्स के दरमियान ऐसी लीकेजेस ना हो सके। और उसके लिए हमने एक ओरिंग को इन्वेंट किया। मैं आपको यहां पर एक ओरिंग दिखा रहा हूं जो कि डोनट शक्ल की एक रबर बैंड है जो कि जॉइंट्स के बीच में लगा दिया जाता है, चाहे वो स्टेशनरी जॉइंट्स हों या मूविंग जॉइंट्स हों, मूविंग पार्ट्स हों, उनके दरमियान भी ओरिंग का इस्तेमाल किया जाता है और इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म की सीलिंग मिलती है। तो बाहर की एयर और फ्लूइड अंदर नहीं आ सकता आपके पाइपिंग सिस्टम में, और अंदर का एयर और फ्लूइड बाहर नहीं जा सकता। यहां पर इस एक्सीडेंट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है जो जनवरी 28, 1986 में हुआ, जब एक स्पेस शटल जिसका नाम चैलेंजर था, उसने अपने लॉन्च के 73 सेकंड्स के बाद एक्सप्लोड कर दिया। और उसके एक्सप्लोजन की वजह एक ओरिंग था जो कि अपना काम प्रॉपर तरीके से ना कर सका, यानी कि सीलिंग नहीं कर सका, और उसकी वजह से, फ्यूल की लीकेज की वजह से
पूरी की पूरी शटल तबाह हुई और इस एक्सप्लोजन में 7 लोगों की मौत हुई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम की सीलिंग कितनी अहम होती है। अब मैं आपको हाइड्रोलिक सिस्टम की एप्लीकेशंस की तरफ लेके चलता हूं। तो हम चलते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो। अगर आप बाहर के मुल्कों में रहते हैं या आप बाहर के मुल्कों में गए हैं तो आपने कई जगह पर यूनिवर्सल स्टूडियोज देखे होंगे जहां पर बच्चे और बड़े लोग जाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के झूले मिलते हैं, मुख्तलिफ किस्म की राइड्स मिलती हैं और बाज़ औक़ात आपको बड़े बड़े हैबतनाक जानवर भी देखने को मिलते हैं। ¡Uy, qué feo! ¡Uy, ya me ha mojado! Esto tiene pinta de dejarlo caer. Daniel, nos va a comer el bicho, Daniel, mira. ¡Daniel, no come, no come! तो क्या ये डायनासोर असली था? बिल्कुल नहीं। जितने भी डायनासोर आप जुरासिक पार्क में देखते हैं या और मूवीज में देखते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स में देखते हैं, उनके पीछे हाइड्रोलिक सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हॉस पाइप्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको पंप्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको सिलेंडर्स भी नजर आ सकते हैं अगर आप उसको क्लोजली देखें या आप अपनी टेक्निकल आंख से देखें। तो मुझे यहाँ पर सिलेंडर्स भी नजर आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है जो इन बड़े बड़े जानवरों को मूव करवाता है और हमें ऐसे लगता है कि ये सचमुच जिंदा हो गए हैं। इसी तरीके से इन्हीं पार्क्स में आपको अर्थक्वेक सिमुलेट करके दिखाए जाते हैं, आपको तूफान सिमुलेट करके दिखाए जाते हैं। जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो आपको नजर आते हैं, लेकिन इनके पीछे, इनके नीचे हाइड्रोलिक सिस्टम काम कर रहे होते हैं जो कि जमीन को हिला रहे होते हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जमीन पर जलजला आ चुका है, जबकि जमीन के नीचे बड़े बड़े पिस्टन्स होते हैं जो कि ऊपर नीचे हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से मूव कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आपको मुख्तलिफ रोबोट्स नजर आएंगे जो कि चल रहे हैं, आपको मम्मीज नजर आएंगी जो कि चल रही हैं। लेकिन इन मम्मीज को भी अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर भी हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक पावर होती है और उनके जरिए हम इनकी मूवमेंट करवाते हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे जानवर जो आपको नजर आते हैं उनमें भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स लगे होते हैं और लिक्विड को फ्लो करवाकर उसके प्रेशर से हम मूवमेंट करवाते हैं और इनकी मूवमेंट को कंप्यूटर के साथ कंट्रोल किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इनमें इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर्स भी लगे होंगे। मैं आपको यहां पर और मुख्तलिफ किस्म के कार्टून्स दिखा रहा हूं और मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोलिक सेटअप्स दिखा रहा हूं जिनका इस्तेमाल अम्यूजमेंट पार्क्स में किया जाता है। आपने यकीनन तैरती हुई मछलियां भी देखी होंगी और ये तैरती हुई मछलियां भी हाइड्रोलिक सिस्टम से मिलकर बनती हैं और इनको तैरने में हाइड्रोलिक सिस्टम मदद देते हैं। इनकी मूवमेंट में, इनके विंग्स की मूवमेंट हाइड्रोलिक सिस्टम से ही करवाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क हाइड्रोलिक सिस्टम से मिलकर बनता है। हाइड्रोलिक्स के बगैर ये काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हाइड्रोलिक सिस्टम रॉकेट्स में भी इस्तेमाल होते हैं, सैटेलाइट्स में भी इस्तेमाल होते हैं और मैंने जैसे आपको एक चैलेंजर की एक मिसाल दी है, इसी तरीके से दुनिया में इस वक्त जितने भी पावरफुल काम हम कर रहे हैं वो सारे के सारे हाइड्रोलिक सिस्टम से मदद हासिल करते हैं। इसलिए हमारे बच्चों को हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ एक अम्यूजमेंट पार्क की। अब देखते हैं कि आप इसको कैसे एंजॉय करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इसके पीछे हाइड्रोलिक सिस्टम है। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसकी वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाइए। What's that? It's just a tremor. Don't panic. Oh gosh, it's the big one. Hang on.